नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो भारत का प्रजातंत्र अ, उसमें बदलाव, कभी जंगल राज और कभी प्रजातांत्रिक जो व्यवस्थाएँ हैं, वो कैसे फलीभूत हो रही हैं। क्या हमारा प्रजातंत्र एक ऐसा जो प्रतीक है कि जो दूसरे देशों को समझा सके, प्रजातंत्र की ओर आकर्षित कर सके। दूसरे भी दुनिया में प्रजातंत्र हैं। अब एक बात ये भी है कि भारत का प्रजातंत्र या कि भारत के प्रजातंत्र की भूमिका, उसका इतिहास, उसकी अवधारणाएँ, प्राचीन अवधारणाएँ और जो हमने मॉडल अपनाया है 1947 में, उससे पहले उसे तैयार किया गया। बहुत सारे अ, स जो है संविधानों की समीक्षा की गई, उनको जोड़ा गया, एक बहुत बड़ी कमेटी बनी। तो उन सबको समझने के लिए और जंगल राज से प्रजातंत्र और फिर जो है राम मंदिर की यात्रा, वो भी अपने आप में एक अभिभूत है। और फिर जैसा कि कुछ लोग मान रहे हैं कि भारत विश्व गुरु होने की ओर बनने की ओर अग्रसर है। तो ये काफ़ी बड़ी, गहरी और गूढ़ वार्ता है। तो इसको विषय को समझने के लिए, इसके विभिन्न आयामों को समझने के लिए हमारे साथ है हमारे भाई साहब और जाने-माने पत्रकार, बुद्धिजीवी, चिंतक, लेखक श्री अशोक आत्रेय साहब। तो उनसे मिलके इसको समझते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। तो तो आप भारत विश्व गुरु बन रहा है और इसकी यात्रा कैसी रही, कैसी रहेगी? तो उसको समझाएँ भाई साहब। आपका स्वागत है बात 25। देखिए, जो नमस्कार की मुद्रा है, वो विनम्रता पूर्वक यही संदेश दे रही है जी, कि हम ऐसे पराक्रम में, एक ऐसी यथा स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में, ऐसे पूर्व लोकन में, एक ऐसे संबोधन में, एक ऐसे संस्कार में, एक ऐसे सिद्धि की ओर जा रहे हैं, जो सभी दिशाओं को, विश्व की सभी दिशाओं को एकजुट करके और एक ऐसे ध्येय के तरफ अग्रसित है, जो ध्येय अल्टीमेटली ध्रुव तारे की तरफ जा रहा है। और हम ध्रुव तारे से अपनी बुद्धि को, अपनी मानसिकता को, अपने सारे पराक्रम को, अपनी सारी सिद्धियों को, अपनी सारी व्यवस्थाओं को, अपनी सारी संस्कृति को और अपनी सारी सभ्यता को उस ओर ले जा। तो ये संकेत, एक सांकेतिकता है। इस सांकेतिकता से नमस्कार करते हुए मैं सहज रूप से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने खुद ने एक ऐसी प्रस्तावना मेरे सामने रख दी है जिसके बारे में अब, जिसके बाद कुछ कहने की स्थिति बची नहीं रही है। यानी मुझे लगता है माधव सिंह जी कि आपने खुद ने ये सारी बातें किसी न किसी रूप में साफ कर दी है कि सारी संभावनाएं आपकी बातों में, आपके संवाद में छुपी हुई है। और इन्हीं बातों को जो आपने प्रस्ताव रखे हैं, जो बिंदु रखे हैं, इनको यदि थोड़ा थोड़ा टच करते हुए भी यदि हम आगे बढ़े तो हम इस अवधारणा पर आसानी से चले जाएंगे। हुँ, हुँ। जिस तरह से फुटबॉल का एक मैच होता है, उसमें दोनों टीमें आमने सामने खेलती हैं और किसी न किसी एक टीम को, जो अच्छी टीम होती है, वो बुरी टीम को पराजित करके आगे बढ़ जाती है और गोल दाग देती है। तो लगभग आज उस खेल की ही यदि हम बात करें तो सहज रूप से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष आज की वैश्विक जो स्थिति है, उस स्थिति में भारत की आज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, राजनीतिक जो चेतना है और जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पराक्रम है और जो सामरिक तैयारियां हैं, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जो हमारी जो रूपरेखा तैयारियां हैं, वो लगभग उस दिशा में जा रही हैं कि अब ये लगने लगा है कि पिछले 70 साल के बाद अब स्थिति ये आई है शायद कि एक नए जनतांत्रिक स्तर पर, मोर्चे पर, जनतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी न किसी दिन, किसी न किसी विशेष अवसर पर, किसी न किसी विशेष मौके पर हम ये कह पाएंगे कि हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई साहब विश्व गुरु बनना तो एक बहुत बड़ी, बड़ी विशाल परिकल्पना है और बहुत से लोग इस परिकल्पना और इस जो मतलब आशा है, उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हम कौन-सी संस्था होगी
जो ये कहेगी कि भारत अब विश्व गुरु बन गया है, या फिलहाल विश्व में कौन विश्व गुरु है। ये बात ठीक है कि हमारी एक बहुत लंबी सांस्कृतिक परंपरा है, ऐतिहासिक परंपरा है, और उसमें प्रजातंत्रों का भी कई रोल रहा है, जिसको आप समझा पाएँगे ठीक से। तो हुँ, क्या आज हम एक विशेष परिस्थिति में खड़े हैं, जो पिछले 78-70 साल की जो राजनीति की यात्रा है, मुख्य रूप से जो प्रजातंत्र की जो यात्रा है, वो तो बड़ी मतलब ठीक नहीं रही है। कि पहले जब तुरंत स्वतंत्रता के बाद में जो राजनीतिक जो ढांचा बना, उसमें हुँ, कोई विपक्ष, कोई समर्थ विपक्ष था ही नहीं। उसके बहुत हुँ, सारे कारण हैं, उस पे तो एक लंबी डिस्कशन कभी आपके साथ करेंगे। और क्या हुँ, आज उलट स्थिति ये हो गई है कि आज भी विपक्ष हुँ, बहुत ही कम, मतलब उतना समर्थ नहीं रहा है। लेकिन साथ में जो संस्थाओं पे संदेह की चादरें डाली जा रही हैं, बिना हुँ, किसी मतलब बिना किसी तथ्यों के, हुँ, बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ राजनीतिक जो है वो धड़ेबाजियों के लिए, तो उसके बीच में पहले तो हम प्रजातंत्र की हमारे ये जो छोटी-सी मतलब जर्नी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर देश की और कालखंड की पूरी मीमांसा की जाएगा तो 70 वर्ष उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब हम बिल्कुल, हज़ारों वर्षों की बिल्कुल, जो है ना इतिहास की और उस संस्कृति के उसकी हम बात बिल्कुल, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बिल इस 70 साल में दुनिया में दूसरे देशों से भी हमें तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा कि हम हुँ, विश्व-गुरु तो बन रहे हैं, लेकिन ये बार-बार आ रहा है कि सामने कि ऐसा क्या हुआ? जिसमें आप भी समझाएँगे, मेरे पास भी कुछ प्रश्न हैं कि 1980-90 तक, 95 तक, अगर हम सिर्फ अर्थतंत्र की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है, अ, हुँ, उसकी जीडीपी है, हुँ, जो है वो करीब-करीब बराबर चली है। बिल्कुल, की शुरुआत माओ के देहावसान के तुरंत बाद हुई, और उसमें हुँ, जो एक केंद्र बिंदु, मुख्य बिंदु ये आता है कि माओ के देहावसान के बाद देंग ने पूरी तरह से जो वामपंथी जो सोच था अर्थतंत्र के बारे में, उसको पूरी तरह से बदल दिया, और वो दुनिया में वेस्ट की तरफ देखने लगे, घूमे-फिरे। उन्होंने वेस्ट की टेक्नोलॉजी को, बिज़नेस मॉडल को, और मशीनों को अ, बुलाया, और देखते ही देखते 40 वर्ष में चीन देश की फैक्ट्री बन गया। यानी कि जी, चीन जब समाजवाद और वामपंथ के नियमों को त्याग रहा था, पूरी तरह से त्याग रहा था। ठीक है, उन्होंने अपना नाम सोशलिस्ट पार्टी वैसे उससे जोड़ रखा है, लेकिन ऐसा कुछ मूलभूत वो इकोनॉमिक मॉडल तो वो है नहीं बिल्कुल। वो तो हुँ, सारा का सारा कैपिटलिस्ट और रैपिशियस कैपिटलिस्ट, मतलब एक उच्च स्तर का बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म भी उसमें रहा है उनकी नीतियों में। जबकि भारत में जिस समय चीन ये कर रहा था, वामपंथ और समाजवाद के नियमों को कूड़ेदान में फेंक रहा था, क्योंकि वो उसकी अर्थहीन जो धारणाएँ उनसे वो उनको समझ चुका था दैव। और लेकिन भारत में तब समाजवाद और वामपंथ का बहुत बड़ा डुग्गी पीट रही जा रही थी। भारत से यशस्वी समाजवादी स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस इस देश से डंडे लगा-लगा करके आईबीएम यानी कंप्यूटर कंपनी को निकाल रहे थे, और हुँ, कोको कोला को भी निकाल रहे थे। कोको कोला पीना या नहीं पीना वो अलग बात है। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, वो इसकी जो इंजीनियरिंग है, उसकी जो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, जिसका दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, जिसमें एक निपुणता की बात है, उन सबको हमने, यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर उसको भेज दिया। एक दूसरी एक फास्ट स्पीड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उसको हमने बाहर भेज दिया। क्योंकि हमको तो समाजवादी नियमों पे चलते हुए, जो कि शुरू से जवाहरलाल जी की अवधारणाएँ थी, हमको हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर क्षेत्र का उत्थान करना था। तो वो दुनिया में कहीं तो हो नहीं पाया। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भई चीन से बहुत ज़्यादा आयात हो रहा है। जब तो ये भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बन रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जब व्यापार बढ़ रहा है, आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल है नहीं, उसको उत्पाद करने की, निर्माण करने की व्यवस्थाएँ हमने
समाजवादी प्रेत के कारण हमने स्थापित होने नहीं दी, तो चीन से कहीं न कहीं से तो सबसे सस्ता सामान है वो मँगाया जाएगा, तो चीन से आ रहा है। अगर हम चीन से अब सामान आना मना कर देंगे तो हमारे उद्योगों को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे उद्योग पीछे रह गए, उसके कारण अलग हैं। तो ये एक थोड़ा-सा इकोनॉमिक का मैटर मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा खींच दिया और चीन की भी बात कर ली। एक छोटी-सी तो बात ये कह आप सकते हैं इस सब चीज़ को आप कैसे समझते हैं? आप तो बहुत कि लंबे मैं समय से आप हुँ, जो बातें कर रहे हैं विशेषज्ञता की बातें हैं और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहता हूँ जी, कि देश की आज़ादी के पहले जो देश का ढाँचा था, जो जी, देश की अर्थव्यवस्था थी, जो हुँ, देश की अ, आचार-विचार की परंपरा विनिमय की परंपराएँ थी, जी, उसमें सबसे अच्छा जो समय था, ऐतिहासिक रूप से यदि बात करें तो गुप्त काल को हम कहते हैं गोल्डन एरा कहते हैं। हुँ, और उस समय का जो भारत था या उसके पहले मोहनजोदड़ो का जो सिस्टम था, वो भी एक बहुत सिस्टमैटिक समाज की व्यवस्था थी, उसके आधार पर चल रहा था। गुप्त काल से लेकर के बाद में जैसे-जैसे हमारे खिलाफ बाहरी आतताई शक्तियों का आक्रमण होता रहा, उसके बाद मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। और जो कुछ भी देश में जो उपलब्धियाँ थी, यानी हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत उन्नत थे। हमारे यहाँ प्लानिंग के से सिटीज़ का डेवलपमेंट हो चुका था। हम लोग एक नए एम्पायर को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय के स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, ग्लोबली स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत उन्नत थे। हम अपनी साम्राज्यवादी विस्तार में बहुत आगे बढ़े हुए थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम की मान्यताओं को लेकर के अशोक के काल में हमने सत्यमेव जयते की बात की थी और उसके बाद लगातार जो हमारी विकास की जो यात्रा थी वो सही दिशा में ग्लोबली थी और न केवल भारतीय स्तर पर भारत से बाहर भी हमारे श्रीलंका, अमेरिका, जापान, चाइना सब जगह हमारे संपर्क संपर्क थे और हम सफलतापूर्वक व्यापार कर रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले तक जब तक अंग्रेज नाविक नाविक सवार होकर के हिंदुस्तान में आए, तब तक हमारी व्यवस्थाएँ सिंधु घाटी के पार भी हम लोग व्यापार करते थे। जी, बताएँ? जी सर, इन जैसे सारी बिल्कुल देखा इन जाए सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ तक हम आते हैं और उसके बाद में हम अपनी इसी बात को आगे ले जाते हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। जी। मतलब इसका इसका एक गुप्त काल का वर्णन हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब क्यों हुँ, पढ़ाया नहीं गया ये आपको मालूम है। हुँ, और दूसरे भी जो दूसरे भी और जो कालखंड थे, उनका भी जो है वो मौर्य काल का भी नहीं पढ़ाया गया। यानी कि बहुत हुँ। सारी, लेकिन जब एक जैसे